नमस्कार, आदाब। प्रोग्राम शख्सियत में मैं समीना आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। गरज़्म सलामत हो राहों के अंधेरों में, गरज़्म सलामत हो राहों के अंधेरों में, कर देंगे दिए रोशन उड़ते हुए जुगनों भी। ऐसे ही अज़्म, मेहनत और संघर्ष की कड़ी धूप में निखरी उनकी शख्सियत, जिन्होंने बेहिसाब दर्द और तकलीफ का सफ़र अकेले तय किया और रास्तों के हमवार हो जाने तक का इंतज़ार भी बड़े सब्र के साथ किया। रिश्तों की सदाकत और उन्हें निभाने का हुनर उन्हें खूब आता है। आज मुलाकात कलम की दुनिया की जानी मानी शख्सियत लीलाधर मंडलोई से। ये दुनिया हमने छोड़ दी चोरों के भरोसे, ये दुनिया हमने छोड़ दी चोरों के भरोसे, क्योंकि चोरों को एक होने में समय नहीं लगता, क्योंकि चोरों को एक होने में समय नहीं लगता और ईमानदार कभी एक नहीं होते। कलम का कमाल और हसास दिल, सादी तबीयत और वक्त की सफ़ी पर लिखी संघर्ष की एक लंबी दास्तान। लीलाधर मंडलोई। लीलाधर मंडलोई का जन्म 1953 को छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गढ़ी में हुआ और बचपन बीता सतपुड़ा के आंचल में। पिता लक्ष्मण मंडलोई, माता रामबाई मंडलोई के संघर्ष और अथक परिश्रम ने तराशा इस हीरे को। उनकी कविताओं में माँ एक कड़ी धूप में सायादार दरख्त और सतपुड़ा के पहाड़ जीने का सहारा है। 1976 में रायपुर आकाशवाणी से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और महानिदेशक के पद पर रहते हुए ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के इतिहास में नए आयाम रचे। साहित्य से उनका रिश्ता गहरा है। अंडमान निकोबार की दुनिया से लेकर देश विदेश का संसार बहुत करीब से देखा और उसे अपनी कलम से सहेजकर पाठकों तक पहुंचाया। रिश्तों के प्रति उनका नजरिया कुछ यूं है। वो कहते हैं, मैं कविता में एक पर्यटक होने की जगह प्रथमता और अंततः एक संवेदनशील मनुष्य होने का स्वप्न देखना चाहता हूँ। काल बांका तिरछा, दिल का किस्सा, इतने कीमती हंसी चोखेनाल की, रात बिरात, खाकरे का टोप, टोडल, घर घर गोम्हा, मनवा बेपरवा, एक माँ जैसी बेशुमार कृतियां जो पर्यावरण, समाज, व्यवस्था और रिश्तों को अपने साथ लेकर चलती है। गद्य में लोक कथाएं, पहाड़ और परी का सपना, चांद का धब्बा, पेड़ भी चलते हैं, बुंदेली लोक रागनी जैसी कई कृतियां काबिले सताइश हैं। डायरी दाना पानी में उन्होंने अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव को बखूबी पेश किया। पुष्किन सम्मान, शमशेर सम्मान, नागार्जुन सम्मान, रामविलास शर्मा सम्मान के साथ साथ साहित्यकार सम्मान से भी उन्हें नवाजा जा चुका है। आज की तारीख में वो भारतीय ज्ञानपीठ में निदेशक के तौर पर काम कर रही है और साथ ही जिंदगी के इन कीमती लम्हों को अपने कलम के जरिए सहेजने का काम बखूबी कर रही है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत इस्तकबाल प्रोग्राम शख्सियत में मंडलोई जी आपका। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ही की बात से मैं बात को यहाँ अपनी शुरू करना चाहूँगी। आपने कहीं कहा है कि दुख ने ही मुझे रचनात्मक रूप से मांझा है, मैं दुखों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे चुना है। कैसे रखना चाहेंगे अपनी ही कही हुई बात को आज शख्सियत के माध्यम से? देखो समीना, एक बात मैं जब याद करता हूँ बचपन में मेरी माँ मुझे बताया करती थी कि रोज़ी रोटी की तलाश में मेरी माँ और मेरे पिता होशंगाबाद ज़िले में एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है ओढ़नी पिपरिया। वहाँ से पैदल चल के छिंदवाड़ा ज़िले में आए थे, सतपुड़ा के पहाड़ को लांघते हुए। और उनके पास सिर्फ 2 पोटलियाँ थी, एक लाठी थी और पानी भरने का एक बड़ा सा लोटा था। तो जब मैंने वो कथा बचपन में सुनी
और उसके बाद जब मेरा जन्म हुआ और मैं कोई 5, 6, 7 साल का रहा होऊंगा, तो वो सारी चीज़ें वो सुनाती थी और हम लोग सुनते थे, जिसमें मेरे बड़े भाई भी थे, मेरी बहन भी थी। वो तो छिंदवाड़ा की कोयला खदान में काम करने के लिए आए थे। तो उस समय जिसको हम लोग डेली वेजेस कहते हैं ना अपनी भाषा में, तो वो डेली वेजेस की मजदूरी मेरे माता पिता किया करते थे। और ये कोई ज़रूरी नहीं था कि आपको काम मिल ही जाए। तो होता ये था कि कभी 2-3 दिन काम मिल गया, कभी नहीं मिला। तो 2-3 दिन तो खाना है, लेकिन 2-3 दिन क्या करें? तो हम लोगों को ऐसा लगता था कि हमारे परिवार में माता पिता भाई बहन जो रोजी रोटी कमा रहे हैं, उसके अलावा सतपुड़ा है। अगर सतपुड़ा नहीं होता, उसकी नदियाँ नहीं होती, उसके पेड़ पौधे नहीं होते, उसके पशु पक्षी नहीं होते, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग जो बाकी बचे हुए 2-3 या 4 दिन होते, उसे कैसे गुजारते। जीने का एक बहुत बड़ा सहारा था। एक बहुत बड़ा सहारा था। अगर आप ध्यान से इसको पढ़ने की या समझने की कोशिश करें, तो मेरा पूरा कलाबोध, सौंदर्यबोध, मेरा संघर्ष, मेरी वैचारिकी, ये एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट से लेके एक्सट्रीम क्लोजअप तक, यहीं से मेरे सारे रास्ते निकले हैं। चाहे पढ़ने लिखने के, चाहे संघर्ष के, चाहे मनुष्य को समझने के, प्रकृति को समझने के। इसलिए मेरी कविताओं में आप देखेंगे कि एक्सट्रीम क्लोजअप बहुत है, क्लोजअप है, मिड शॉट है, और फिर उसके बाद आपको लॉन्ग शॉट में जो मेरी सतपुड़ा को लेकर कविताएं हैं। और मैंने तो खैर बहुत लंबी यात्राएं की हैं, काला पानी भी रहा हूँ, तो समुद्र भी है, नदी भी है, पहाड़ भी है। तो ये सारे लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करते थे। मुझे ये बताइए, जैसे बचपन की आपने बात की, बचपन बहुत तकलीफ़ों में भी गुजरा। वहाँ पर आप जैसा एक बालक पढ़ाई का कैसे सोच लेता है, उसका बचपन कैसे पढ़ाई की तरफ आता है? 5वीं क्लास तक तो हम लोग पेड़ों के नीचे पढ़े। उसमें हमको मालूम क्या करना होता था? सुबह हम झाड़ू लेके जाते थे तो वो जगह साफ करते थे। फिर पास में एक पानी का नाला होता था, वहाँ से बाल्टी में पानी लेके आते थे, फिर उसको सींचते थे। फिर उसके बाद अपने घर से टाट पट्टियाँ या बोरे लेके आते थे, उसके ऊपर बैठा करते थे। तो वो जो जंगल था वो हमारी पाठशाला थी। शिक्षा से नाता यूं जुड़ा। शिक्षा से नाता यूं जुड़ा। बचपन के दोस्त यार, भूपी, बचपन के सारे दोस्त, बड़े भैया वगैरह। हाँ, वो देखिए क्या है ना कि ये जो स्मृति है ना, एक लेखक के लिए यही सबसे बड़ी पूंजी होती है। बहुत सारे लोग अपने बुरे दिनों को कभी याद नहीं करते, और अगर एक बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाएं तो उनको शर्म आती है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा तो जीवन ही इससे बना है, तो मैं अपने स्मृति कोश के साथ बहुत सलाहियत के साथ रहता हूँ। माँ आपकी प्रेरणा स्रोत रही। आज शख्सियत के माध्यम से माँ बाबा से जुड़ी कुछ यादें हमारे साथ शेयर कीजिए, और कैसे याद करना चाहेंगे उन्हें? उन्होंने बहुत संकट के साथ हम लोगों को बड़ा किया, लेकिन अगर उनमें वो महानता नहीं होती तो हम लोग नहीं होते। उन्होंने भूख के साथ लड़ाई की, उन्होंने अपने मायके का और अपने ससुराल का सब कुछ छोड़ दिया। तो आपकी कविताओं में भी मेरी कविताओं में माँ बहुत आती हैं, बहुत आती हैं। और माँ ही नहीं, दुनिया की वो तमाम स्त्रियां जिनके आप साथ रहे हैं या जिनसे आपने कुछ सीखा है, प्रेरणा ली है, वो तमाम स्त्रियों की जगह मेरी कविता में, एक तो मेरे कविता संग्रह का शीर्षक ही क्षमा याचना, उसमें सारी स्त्रियों की कविताएं हैं। माँ से कभी आपने भी डांट खाई? हाँ, माँ से डांट खाई। और माँ से जो डांट खाई वो उन चीज़ों के लिए खाई जो वो चाहती थी कि ना करें। जैसे मैं बहुत शैतानी किया करता था, और मैं जब गुस्सा होता था किसी बात के ऊपर, जैसे अगर मान लो मेरी पिटाई हो गई, तो मैं घर छोड़ के चला जाता था और 2-3 दिन घर ही नहीं आता था। तो वो सतपुड़ा का वो जंगल है, कहीं किसी पेड़ के नीचे, कहीं किसी झोपड़ी में, कहीं किसी आदिवासी परिवार में चला जाता था। तो फिर माँ बिल्कुल परेशान होकर खोजती रहती थी, पकड़ के लाती थी, तो फिर पिटाई पड़ती थी। लेकिन वो एक चीज़ उसने ज़रूर किया कि वो जंगल में अपने साथ ले जाती थी। और ये पौधा है, ये पेड़ है, और इसमें ये फल है, इसमें इस मौसम में आते हैं,
और यहाँ पानी गहरा है। तो मतलब इस तरह से जो व्यावहारिक शिक्षा जो जंगल को लेकर हो सकती है, या आप बड़े अर्थों में कहें जीवन को लेकर हो सकती है, वो सब माँ से मिली। मुझे ये बताइए कि कब आपको ये महसूस हुआ कि जो कुछ मैं अनुभव कर रहा हूँ उसको कागज़ पर उतारना है और बहुत सलीके से फिर आपके लिखने की शुरुआत होती है? कब ये होता है? विधिवत लिखना तब शुरू हुआ जब मैं भोपाल आ गया। अच्छा। भोपाल में मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए आया था, और वो भी आना ऐसा हुआ कि घर के हालात तो ऐसे थे नहीं कि भोपाल जैसी जगह में पढ़ने के लिए भेज दिया जाए। तो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन भोपाल में चूँकि मेरा फर्स्ट डिवीज़न था और आर्ट डिसिप्लिन में ज़िले में पहले नंबर पर मैं आया था, तो उन्होंने एडमिशन दे दिया। पर उन्होंने कहा तुम अभी तक तो हिंदी में पढ़ते रहे हो और जो कोर्स आप कर रहे हो वो BA इंग्लिश लिटरेचर का है। और तब मुझे यस्टरडे और टुमारो का फ़र्क नहीं मालूम था, क्योंकि एक जनरल सब्जेक्ट था। बिल्कुल। तो मैंने अच्छा, मेरा आकर्षण ये था कि वो 75 रुपये की जो स्कॉलरशिप मिला करती थी और हॉस्टल में एक कमरा मिलता था, तो उस स्कॉलरशिप में से 67 रुपीज़ कट जाते थे। 8 रुपये में पूरा महीना चलाना होता था। तो मैंने कहा कि आप मुझे अधिकतम 3 महीने दे दीजिए, अगर मैं 3 महीने में इम्प्रूव नहीं करता हूँ तो मैं खुद ही चला जाऊँगा। तो एक हमारी चैटर्जी मैडम हुआ करती थी, तो बोलती थी, ओ मंडलोई, इट लुक्स दैट देयर इज सम कॉन्फिडेंस इन यू। ओके। तो उस तरह से 3 महीने का वक्त मुझे मिला इम्प्रूव करने के लिए, और उन 3 महीनों में मैं सिर्फ लाइब्रेरी में बैठा रहता था। क्लास अटेंड की, लाइब्रेरी में बैठा, क्लास अटेंड की, लाइब्रेरी में बैठा, कुछ किताबें इशू कर ली, कुछ किताबें कुछ कर ली। और मैंने उन 3 महीनों में इतनी अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश की, इतना व्याकरण सुधारने की कोशिश की। तो क्योंकि हमारे साथ जो लड़के लड़कियां पढ़ा करते थे वो या तो कैंपियन स्कूल के थे या पब्लिक स्कूल के थे या सेंट्रल स्कूल के, सब अंग्रेजी के बैकग्राउंड वाले। हम 2-3 लोग थे जो गांव से आए हुए थे। पर वो 3 महीने में उन्होंने कहा कि नहीं, यू हैव इम्प्रूव वेल, यू कैन डू इट। आपके कुछ अपने हैं मंडलोई जी जिन्होंने आपके आज तक के सफ़र को देखा है। मैं चाहूँगी आप उन्हें देखें और फिर अपनी राय का इजहार करें। आइए देखते हैं। मंडलोई एक व्यक्ति नहीं है। मंडलोई जो हैं शायद अपने समय के अघोषित बहुत बड़े मंच और बहुत बड़े अपने आप में संस्थान हैं मंडलोई की। उनकी कविताओं में पशु पक्षी प्रकृति अपने बहुत अंधवेग के रूप में आते हैं, चाहे वो बारासिंघा की कविता हो, चाहे वो अंडमान में नारियल पेड़ की कविता हो। अभी एक उनकी कविता मैंने पढ़ी कि भगवान हमें गौरैया दो। अब आप देखें इस एक पंक्ति में कितनी भयावहता की कल्पना की गई है। ये सब पूरा मिल करके प्रकृति, पर्यावरण, ये सब उनके व्यक्तित्व में एक ऐसा संश्लेष, एक ऐसा घोल बनाते हैं जो उनकी रचनाधर्मिता में दिखलाई पड़ती है। मंडलोई जी में एक बहुत अद्भुत बात यह है कि वो, जैसा कि सब जानते हैं, बहुत गरीबी से उठे हैं। यहाँ तक कि घर में जो स्थितियाँ थी उसमें पेट भरने की भी मुश्किल होती थी। और उस स्थिति से लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए, आगे बढ़ते हुए वो ज़िंदगी में आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक के तक के पद पे पहुँचे। और लोगों से, साधारण लोगों से, अगर आप वहाँ के आकाशवाणी दूरदर्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको साधारण से साधारण व्यक्ति उनके पास पहुँच सकता था। और जितने लोगों के रास्ते में, उनके प्रमोशन के रास्ते में, इन चीज़ों में जो भी बाधा आई और जो भी उनके लिए कानून और नियम के अंतर्गत संभव था अधिकतम, वो उन्होंने करने की कोशिश की। तो अपने मानवीय रूप को उन्होंने बरकरार रखा। और यही बात है कि उनकी कविता में भी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा परिलक्षित होती हैं। क्या कहना चाहें?
दरअसल मैं कहना ये चाहता हूँ कि चाहे डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी हों, चाहे विष्णु नागर हों, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि इनके संघर्ष, इनका जो पूरा जीवन है, वो मुझसे कहीं अधिक कठिन था। शायद इसलिए उन लोगों ने इतनी सूक्ष्मता से चीज़ों को देखकर ये बात की। आज के दौर में साहित्य सृजन को लेकर आपकी किस तरह की फ़िक्र है? आपको फ़िक्र होती है? मुझे ये लगता है कि आज सबसे बड़ी चिंता जो है वो पर्यावरण की है, जलवायु परिवर्तन की है, ग्लोबल वार्मिंग की है, फिर पूरी दुनिया में जो लोग घर से बेघर हो रहे हैं उनकी चिंता है, नदियों की चिंता है, पहाड़ों की चिंता। ये मतलब ये जो पूरी दुनिया है इन मामलों में जितनी अशांत है, जिसको देखा नहीं जा रहा, इतनी बड़ी चिंताओं से एक लेखक मतलब कैसे दूर रह सकता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले जो सबसे बड़े मुद्दे हैं वो यही होगा, ये वायु का संकट, जल का संकट, मतलब प्रकाश का संकट, जिन्हें हम अपने हाथों से खुद बर्बाद कर रहे हैं। जिन्हें आप खुद मनुष्य, बर्बाद कर रहे हैं। तो बिल्कुल। ये सबसे बड़े संकट हैं बिल्कुल, जिनके कारण हम कोई नहीं बचेंगे। बिल्कुल। तो मेरी कविताओं के केंद्र में अमूमन यही रहता है, जैव पारिस्थितिकी, पर्यावरण, ये जो बड़े सब्जेक्ट है हमारे समय के। तो मुझे ये लगता है और ये सारी चीज़ें मैंने समझी जब मैं अंडमान निकोबार में 4-4.5 साल के लिए पोस्ट हुआ। तो मुझे लगता है कि अगर इस मनुष्यता को बचाना है, इस सृष्टि को बचाना है, तो एक लेखक की चिंता में ये चीज़ें होनी चाहिए। रेडियो और टेलीविज़न में आपने किस तरह के कामों को अंजाम दिया, जो आपको लगता है कि वो एक बहुत बड़ा चरण रहा उन दोनों इंस्टीट्यूशंस का? तो दरअसल क्या है कि जो मेरा ऑडियो का और वीडियो का एस्थेटिक्स है और जो मेरे कला बोध के जितने भी आयाम हो सकते हैं, उनमें से लगभग 100% मुझे रेडियो और दूरदर्शन की नौकरी में ही मिले। दोनों ही मीडियम में रहते हुए एक बात पर मेरा बहुत ध्यान था, और वो ये था कि आदिवासी लोक जीवन, ग्रामीण जीवन और ग्रामीण जीवन में ख़ास तौर पर जो हाशिए का जो जीवन है, ऐसे लोग जिनको कभी मीडिया में कोई जगह नहीं मिलती। तो मैंने अपने जितने भी प्रोग्राम प्लान किए वो किसी ना किसी रूप में इनसे अपना एक सिरा जोड़ते। मुझे ये लगता था कि ठीक है, प्राइम मिनिस्टर तो सुबह से शाम तक आ जाएंगे, लेकिन वो एक आदमी जो किसी उम्मीद में कहीं बैठा हुआ है, कुछ कहना चाहता है, वो कैसे आएगा? तो मैंने उसके लिए प्रोग्राम जैसे बनाए, ठेले वालों के ऊपर कार्यक्रम, मतलब एक ऐसा कार्यक्रम ही रख दिया जिसमें आपको न किसी लेखक को रिकॉर्ड करना है, न किसी साहित्यकार को रिकॉर्ड करना है, न किसी को रिकॉर्ड करना है। सिर्फ आप मतलब उन लोगों के पास जाएंगे जिनके पास कोई मीडिया आज तक नहीं पहुंचा है। उनको ताजुब होगा, समीना, मेरा सबसे पॉपुलर प्रोग्राम था, उसकी ड्यूरेशन मालूम क्या थी? 30 सेकंड। 30 सेकंड? 30 सेकंड का प्रोग्राम सबसे पॉपुलर प्रोग्राम था। और वो ऐसे ही एक रोज़ मुझे ख्याल आया कि बच्चों को कोई जगह नहीं मिल रही, तो मैंने अनाउंसमेंट किया कि भाई हम बच्चों की पेंटिंग्स दिखाया करेंगे। तो जो लोग अपने बच्चों की पेंटिंग्स भेजना चाहते हैं तो भेज दी, तो पूरा कमरा भर गया। तो वो रोज़ 30 सेकंड का एक प्रोग्राम हम लोगों ने डिज़ाइन किया, दुनिया के रंग बच्चों के संग। अच्छा। उसमें वो पेंटिंग दिखाते थे, हाँ। उस बच्चे के बारे में बताते थे और उस पेंटिंग का भाव बताते थे। 30 सेकंड में हो जाता था। और उस प्रोग्राम को देखने के लिए पूरे मध्य प्रदेश के परिवार हाँ। इस आशा में बैठे रहते थे कि आज मेरे बेटे की पेंटिंग आ जाएगी, आज मेरी बेटी का चित्र आ जाएगा। तो दैट वाज द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि 30 मिनट के प्रोग्राम के लिए इतना फीडबैक होता था कि मैं बता नहीं सकता। तो आप इस तरह के इलाकों में कैसे जाते हैं? और तो मेरे सारे कार्यक्रम, उसके शीर्षक, वो जब तक मैं डीजी रहा तब तक भी मैं कुछ ना कुछ इनोवेशन करता रहता था। जैसे मुझे लगता है कि दूरदर्शन में रहते हुए, चाहे डीडी भारती हो, इनिशियल स्टेज पर डीडी उर्दू हो, डीडी इंटरनेशनल हो, डीडी स्पोर्ट्स हो,
और रेडियो में तकरीबन 120 एफएम स्टेशंस के खोलने के समय मैं वहाँ रहा। डीडी आर्काइव, डीडी आर्काइव्स में उसको जो स्वायत्त एक स्टेटस मिला, और कमलनी जी हुआ करती थी, तो कमलनी जी को ही केंद्र में रखकर उस पूरे आर्काइव्स की हम लोगों ने एक तरह से व्यवस्था की, और उस ज़माने में बहुत काम हुआ। बहुत काम। मंडलोई जी, कुछ और आपके अपने हैं जिन्होंने आपके आज तक के सफ़र को देखा है, आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा। मंडलोई जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। बहुत वर्ष पहले, शायद 2 दशक पहले मेरी आपकी मुलाकात हुई थी, लेकिन उससे भी पहले कुबेर ने मुझे बहुत बार आपके बारे में बताया है कि क्यूआ कवि हैं जो भोपाल में सक्रिय हैं, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो में। तो मिलने की तमन्ना बहुत थी, लेकिन जब आप दिल्ली आए थे और सबसे पहली बार मुझसे मिले थे, तो मैं उस वक्त सीपीसी में काम कर रही थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा जानकर कि एक डायरेक्टर लेवल का आदमी इतनी रुचि ले रहा है संस्कृति में, कला में। तो मुझे लगा कि दूरदर्शन में भी आप आकर क्या क्या काम बहुत अच्छा करेंगे, जो आपने बाद में किया भी। और मुझे बहुत खुशी है कि आप जहां आप काम कर रहे हैं उसी तरह से कर रहे हैं जैसे मैंने आपको हमेशा से देखा है। आप स्वस्थ रहें और कामयाब रहें। सोनू, हमारी शादी को 32 साल हो गए आज, लेकिन ये पता ही नहीं चलता कि हमारा ये समय कैसे, कब और कहाँ, कितनी यादों के साथ गुजर गया। आपने परिवार के साथ और अपने ऑफिस के साथ और एक पति के रूप में जो मेरा साथ दिया, उसके लिए मैं आज भी आश्चर्य करती हूँ। तो आप इतनी सारी चीज़ों को किस तरह से मैनेज कर लेते थे? उसके साथ ही साथ कब कहाँ से कविताएं लिख लेते थे और मुझे भी नहीं पता। मेरे ऊपर भी उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी और बहुत ही प्यारी कविताएं हैं, और मुझे पता नहीं था कि मेरी किस हरकत पे ये कविता लिख रहे हैं। मुझे तो लगता है कि वाकई में ये 7 जन्म क्या 1000 जन्म भी हम लोग साथ रहें तो ये प्यार भरा साथ हमारा कभी ना छूटे, और मैं इनके जीवन के लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। पिता का जो योगदान होता है वो उन्होंने बखूबी निभाया है। मतलब बचपन में चलने फिरने से लेके, पढ़ने से लेके, गाड़ी सीखने से लेके, हर चीज़ में हमेशा साथ रहे। नेपाल की जो भूकंप का जो किस्सा था, उस टाइम दौरान मैं वहीं पे था और मैं फंस गया था। तो वो काफ़ी चिंतित थे क्योंकि फ़ोन वोन नहीं लग रहा था, कुछ भी बातचीत नहीं हो पा रही थी। तो फिर जब 2-4 दिन बाद उनको खबर मिली कि मैं खैरियत है, सब ठीक है, तो जाके उनको काफ़ी रिलीफ मिला। लेकिन 4 दिन जो थे वो काफ़ी मुश्किल थे। वो सो नहीं पा रहे थे, किसी से बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने उस वक्त पे जो मेरे पे कविता लिखी है भूकंप से रिलेटेड, जिस पे मैं फंस गया था, वो काफ़ी अच्छी है। आई कैन से ही इज़ द बेस्ट मैन इन माई लाइफ, बेस्ट विशेस फॉर हिम। थैंक यू डैड। बेहद कीमती रिश्ते। दरअसल क्या है समीना, जो आपके माता पिता ने आपके साथ किया उससे बेहतर तो हम लोग नहीं कर पाए ना। हमने जो उनसे सीखा था शायद उसका थोड़ा कुछ ट्रांसफ़र है। और जहाँ तक कमलनी जी की बात है, कमलनी जी एक महान कलाकार है। सभी लोग उनको बहुत आदर के साथ देखते थे। ज्ञानपीठ से आप जुड़ते हैं और वहाँ भी आप बहुत सारे चेंजेस लाते हैं, तो ज्ञानपीठ से क्या सोचकर जुड़े? मैं रेडियो में काम कर चुका था, दूरदर्शन में काम कर चुका था। आदमी के भीतर एक प्यास होती है कुछ और नया करने की, कुछ और नया सीखने की। तो ऑडियो में कर चुका था, वीडियो में कर चुका था, साहित्य में लिख ही रहा था, मतलब लगभग 3 दशक तो हो ही गए। मुझे लगा कि प्रिंट की दुनिया को समझे बगैर ये जो जिसको मीडिया कहते हैं, वो ज्ञान का जो मेरा इलाका वो थोड़ा सा वीक रह जाएगा। इसलिए मैंने सारी चीज़ें छोड़कर फिर मैं ज्ञानपीठ में गया। ज्ञानपीठ अपने आप में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संस्था है, ट्रस्ट है, और वहाँ से जो ज्ञानपीठ सम्मान दिया जाता है उसको लोग कहते हैं ये तो भारतीय भाषाओं का नोबेल पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार। तो मुझे लगा कि शायद मैं वहाँ कुछ सीख सकूँगा और कुछ उसमें जोड़ सकूँगा। तो इस तरह से जो नई चीज़ें हम लोग शुरू करते हैं उसके पीछे एक ही मकसद होता है कि ये दुनिया जैसी है उससे कहीं और बेहतर होनी चाहिए। ब्यूटीफुल। उम्र के इस पड़ाव पर ज़िंदगी से कुछ शिकायतें बाकी रहती हैं? हाँ, एक शिकायत तो है।
और उसको मैंने सीखा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब से। मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, तो यही सवाल मैंने उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा कि अभी भी अल्लाह से एक शिकायत तो है कि वो मुझे एक सुर लगाने की तमीज़ दे दे। तो मैं भी ऐसा ही कुछ सोचता हूँ कि कुछ तो ठीक ठाक लिख लूँ। क्या बात है। तो चलते चलते मंडलोई जी, आपकी पसंद का एक गीत हम लोग सब ज़रूर सुनना चाहेंगे, जो आपने कभी ना कभी ज़रूर गुनगुनाया। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। बचपन में यही गाना हमारी बस्ती में गूंजा करता था, और हर उन मुसीबतों में लोगों को यही गाना पहले याद आता था। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नीकी पर चले और बदी से चले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। मंडलोई जी, आप आज शख्सियत में तशरीफ़ लाए, आपका बेहद शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया समीना। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। ऐसे ही खूबसूरत और ताबिंदा सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।